नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए को आशातीत सफलता नहीं मिली। देश में 400 पार का नारा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 300 भी पार नहीं कर पाया और भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े से भी 30 सीट पीछे रह पाई। उत्तर प्रदेश में भी एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन 43 सीट पाकर आगे बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में मंथन चल रहा है कि इस हार की बड़ी वजह क्या है। इस वजह के बीच एक सवाल उठ रहा है राष्ट्रीय लोकदल को लेकर भी। राष्ट्रीय लोकदल के आने से एनडीए को लाभ हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव मुजफ्फरनगर, कैराना जैसी सीट पर माना जाता है। वे दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है, जबकि 14 और 19 में जीत गई थी। जबकि राष्ट्रीय लोकदल की 2 सीटें जो उनके कोटे में आई थी, वो बागपत और बिजनौर की थी, वो दोनों जीत गए। क्या राष्ट्रीय लोकदल के आने से लाभ हुआ है या राष्ट्रीय लोकदल के आने का कोई प्रभाव एनडीए को नहीं पड़ा है? इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह विषय इसलिए भी है कि पिछले कुछ दिनों जैसे जब संगीत सोम और संजीव बालियान का विवाद चल रहा है, तो राष्ट्रीय लोकदल के एक प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने इस पर सवाल उठाए थे। हालांकि तुरंत कुछ ही घंटे बाद उन्हें पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया था कि उस मामले पर न बोले। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है मेरठ के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश शर्मा, जो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। अमर उजाला और जैसे बड़े क्षेत्रीय अखबार में लंबे समय तक 2 दशक से ज्यादा कार्यरत रहे हैं। आज हम उनसे चर्चा करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल के इस प्रभाव के बारे में। राजेश जी, रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी को 80 के 80 का नारा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन यह माना जा रहा था कि पिछले साल के प्रदर्शन से अच्छा तो कर ही लेगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से परिणाम आया। सारे सर्वे झूठे साबित हो गए। हम और आपके सर्वे जरूर सच साबित हुए। हम लोग 40 से कम मान रहे थे एनडीए को, वो रहा है। लेकिन जो करोड़ों रुपए लेके जो एजेंसियां सर्वे कर रही थी, वो सब फेल हुए हैं। हमारे सर्वे बार बार ये कह रहे थे और हमने कहा था कि यदि सर्वे आने के बाद, हमने कहा था वीडियो में कि यदि ये एग्जिट पोल सही है, हमारे सर्वे गलत है, तो हमें लगेगा कि गांव में, देहात में हमारी टीम को घूमने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जब सर्वे ये बता रहे थे, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, दर्शकों का, मतदाताओं का आभार के उन्होंने हमारे सर्वे को ठीक किया और बड़े करोड़ों रुपए वाले सर्वे को फेल किया। आज हम आपसे चर्चा करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव की इस चुनाव में। राष्ट्रीय लोकदल अपनी 2 सीट तो जीत गया, लेकिन जो और सीटों की उम्मीद थी, जैसे मुजफ्फरनगर की सबसे प्रतिष्ठा की सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसकी वजह से एनडीए गठबंधन में गए थे जयंत जी। मुख्य रूप से माना जाता था कि अखिलेश यादव जी हरेंद्र मलिक जी को यहां से लड़ाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने संजीव बालियान जी को लड़ाया है, क्योंकि उनके 2 बार के सिटिंग एमपी थे। आपसे जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहने से एनडीए को लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है? जी राजेश जी। सर सबसे पहले रॉयल बुलेटिन के दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको सर नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि अगर हम सर 2014 की बात करें, जब सर 2014 का सर लोकसभा चुनाव आया, तो सहारनपुर से लेकर सर गोरखपुर तक लगातार सर भाजपा का वर्चस्व था। और मुझे लगा सर कि उस समय सर चौधरी अजीत सिंह भी हारे, जयंत चौधरी भी हारे, और तमाम जो तमाम सीनियर सर जो बड़े पुरोधा थे, वो तमाम लोग हार गए थे सर। अगर हम सर बागपत की बात करें, तो बागपत में सर वहां डॉक्टर सतपाल सिंह सर जीत गए थे, और वहीं सर मतलब चौधरी साहब को सर 3 नंबर पर आना पड़ा, क्योंकि दंगा हुआ था। दंगे के दौरान सर वो मुस्लिम नाराज थे चौधरी साहब से, क्योंकि वो बोल नहीं पाए थे, बिल्कुल यहाँ आ नहीं पाए थे दंगे के दौरान। तो हम सर अगर 2014 की बात बागपत की करें, तो चौधरी साहब को सर 1,99,200 कुछ वोट मिले थे, जबकि सेकंड नंबर पर 2,24,000 के आसपास वोट सर जो गुलाम मोहम्मद जोला थे, जो आज लोकदल के विधायक हैं, गुलाम मोहम्मद को मिले थे। और सर 4 लाख कुछ हजार वोट सर डॉक्टर सतपाल सिंह को मिले सर, और ये सर जीत गए थे। ऐसे सर अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं, तो मैं सर वो बात कर रहा हूं जहां सर जो रालोद के वर्चस्व वाली सीट है। अगर मैं सर रालोद की बात करूं, तो रालोद में सर यहाँ चूंकि गठबंधन था, तो कादिर राणा चूंकि चुनाव लड़े थे, और यहां सर ओवरऑल डॉक्टर संजीव बालियान 4,01,000 वोट के अंतर से जीत के गए थे। कैराना की बात करें,
तो कैराना में भी सर उस समय जो हुकम सिंह जी वो जीत के गए थे। अगर सर सहारनपुर की बात करें तो राघव लखनपाल जीत गए थे। अगर सर बिजनौर की बात करें तो कुंवर भारतेंदु जीत गए थे। अगर सर मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में कुंवर सर्वे सिंह जीत गए थे। अगर सर संभल की बात करें जो मुस्लिम बाहुल्य सभा की सीट है वहां भी सर वो परमेश्वर सैनी जीत गए थे। और सर अमरोहा में कुंवर जो कुंवर सिंह तंवर है वो जीत गए थे। और गाजियाबाद में डॉक्टर राजनाथ सिंह जीते थे। राजनाथ सिंह एक तरफ सब वोट जीत गए थे। और मुझे लग रहा है सर जिस तरह बीजेपी का कंपेनिंग चली, बीजेपी का अभियान चला, 2019 की बात करें तो 19 में सर ऐसी हुआ कि 19 में मुजफ्फरनगर चौधरी साहब हार गए थे सर। और 19 में जब जयंत चौधरी बागपत से लड़े तो वो हार गए थे लगभग 20-25 हजार वोटों से। तो ऐसे सर लगातार अगर हम आखिर मथुरा की सीट की बात करें तो वहां सर हेमा मालिनी लगभग 5 लाख के वोट से अंतर जीती। अगर हम सर फतेहपुर सीकरी की बात करें तो राजकुमार चाहर भी सर लगभग 4.5 लाख वोट के अंतर से जीते थे। तो टोटल जो सीटें थी सर बड़ी लीड के साथ में जीती। तो मुझे लग रहा है सर जो लोकदल का वोटर था इन 10 साल के कार्यकाल में लोकदल का वोटर बड़ी संख्या में सर भाजपा ही हो गया। और चूंकि भाजपा ने लगातार वो मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, तो मुझे लगता है सर भाजपा का जो एक जमाने में लोकदल का कैडर वोट होता था वो बड़ी संख्या में सर 30 से 40% वोट वो निकल के उस सर भाजपा में शामिल हो गया जी। तो भाजपा में शामिल हुआ। इससे सबसे बड़ा नुकसान सर ये भी हुआ लोकदल को कि 10 साल में लोकदल का सर कोई भी सदस्य ना सर लोकसभा पहुंच पाया और ना सर कोई मंत्री भी नहीं बना और लगातार सर रालोद कम होती चली गई। इस बार जब सर गठबंधन हुआ, हालांकि जयंत चौधरी लगातार 10 साल से विपक्ष की राजनीति कर रहे थे। और ये जो टिकट का वितरण हुआ जो ये मैंने सुना जो नाराजगी हुई वो चाहते थे कि मुजफ्फरनगर से वो चुनाव लड़े, लेकिन हरिंदर मलिक को लगातार जिद करने लगे अखिलेश यादव के हरिंदर मलिक चुनाव लड़ेंगे। नहीं। इसमें अखिलेश यादव ने राजेश जी स्पष्ट किया था कि जयंत जी या उनके परिवार से कोई लड़ेगा तो वो लड़ेगा, अन्यथा हरिंदर मलिक की बात आई थी। जयंत जी के खुद के या चारू जी के लिए मुजफ्फरनगर की सीट को छोड़ने की गठबंधन में सहमति थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया था। और सर मेरे ख्याल में सीट भी सर देने का वादा किया था कि 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। रालोद की 5 सीट जाएगी, 7 सीट लोकदल को 7 सीट थी। अब सर एक चुनाव से पहले क्योंकि सर सारा जो रालोद के कार्यकर्ता थे, इवन क्योंकि सर ये जो स्थिली है मतलब जो सर ये मुजफ्फरनगर जो भूमि है किसान यूनियन की सर ये पूरी लैंड है। और किसान यूनियन के तमाम मूवमेंट चाहे सर 13.5 महीने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे जो मूवमेंट चला जहां 750 किसानों की मौत हो गई, वो तमाम मूवमेंट सर वो क्योंकि ये स्थली है किसान तो सर तमाम जाते हैं, लेकिन जब मूवमेंट की बात होती है किसानों की हितों की तो किसान यूनियन सर सबसे आगे चलती है। और राकेश टिकैत जी को जिस तरह घेरा गया, चौधरी साहब आए रात में, चौधरी साहब को देख के जब वो चौधरी साहब आए रात में उठते तो पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि एकाएक हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी। तो जो सर किसान वोटर था वो लगातार 10 साल से सरकार के खिलाफ मूवमेंट चला रहा था। और मुझे सर ऐसा लगा कि ये जो चुनाव से 1 महीने पहले गठबंधन हुआ, अब ये पता नहीं सर, ये तो जैन जी को पता होगा, वो बड़े नेता हैं और रालोद के प्रमुख भी हैं, कि इस बीच में उन्होंने क्या सोचा जब एकदम पूरा जो उनके कार्यकर्ता थे वो पूरी बीजेपी के मुखर थे, किसी में जरा सी भी जो भी वोटर था वो तमाम जो किसान वोटर था वो भी बीजेपी के खिलाफ था, जो रालोद का कोर वोटर था वो भी लगातार बीजेपी की जो योजना है उसके खिलाफ था। और मुझे लग रहा है सर जैसे गठबंधन हुआ तो जिन सीटों पे सर लोकदल के लोग चुनाव लड़े, जैसे बागपत में डॉक्टर राजकुमार सांगवान चुनाव लड़े, डॉक्टर राजकुमार सांगवान की छवि बहुत बढ़िया है सर। और जैसे सर यहाँ से चंदन सिंह चौहान व्यक्ति हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, पुराने कार्यकर्ता है डॉक्टर सांगवान। और आप देखो सर दोनों चंदन चौहान भी सर बड़ी पर्सनैलिटी है, वो उनके फादर बाकायदे सांसद भी रहे और उनके बाबा भी सर मुख्यमंत्री रहे। तो दोनों बड़ा चेहरा है, सज्जन परिवार है, सज्जन परिवार है वो। दोनों कैंडिडेट का सर अपना वजूद था। और मुझे लग रहा है सर जितनी शिद्दत के साथ में लोकदल का जो वोटर टूट के बीजेपी में चला गया था वो सर टोटल वापस आया। और जिस तरह ऐतिहासिक रूप से डॉक्टर संजीव बालियान जीते, हालांकि बिजनौर में बड़ा कंपटीशन था, वहां जीत का अंतर तो कम रहा, मेरे ख्याल में 35,000 से 37,000 जीते हैं वो, लेकिन सर अल्टीमेट वो जीतने में सफल रहे, क्योंकि इसलिए कि लोकदल का जो टोटल कैडर था उसने से चुनाव लड़ाया दोनों सर लोकसभाओं में। अब सर सवाल ये उठता है मुजफ्फरनगर का सर, सवाल सर मुजफ्फरनगर में सर उस बात पे आता हूं कि जब सर 2022 का चुनाव आता है, क्योंकि सर मुजफ्फरनगर की स्थिति ऐसी है
जब सर चौधरी साहब चुनाव लड़ते हैं 2019 में, तो टोटल बीजेपी जो मुजफ्फरनगर है, जो सर जाट वोटर है, वो 2 खेमे में बढ़ जाता है। गांव में ये स्थिति है कि गांव का ये हिस्सा चौधरी अजीज लोकदल का है, ये हिस्सा भाजपा का है। और सर इसमें टकराव बहुत हुए, बहुत झगड़े भी हुए, मुकदमे भी दर्ज हुए। सर मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष ने कहीं ना कहीं उनके खिलाफ मुकदमे कराए, तो लोगों में गुस्सा था। तो ये जो सर 1 महीने पहले जो सर गठबंधन हुआ, अब सवाल इस बात का है सर कि राजनीतिक दलों के गठबंधन तो हो गई, लेकिन मुझे लग रहा है सर दिलों के गठबंधन नहीं हो पाए। क्योंकि अब मैं सर उस पर आता हूँ 2022 पे। अगर मैं सर 2022 के विधानसभा चुनाव की सर अगर बात करूं, तो बुढ़ाना में सर उमेश मलिक जी बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, राजपाल बालियान जी सर गठबंधन से लोकदल से चुनाव लड़ते हैं। तो राजपाल बालियान जी सर लगभग 32,000 वोट से उमेश मलिक को हरा देते हैं जी। ऐसी सर ये सब चरथावल की स्थिति रही। चरथावल में विजय कश्यप वो मैडम चुनाव लड़ती है, और पंकज मलिक गठबंधन का हो गया, तो पंकज मलिक जीत जाते हैं सर। मुजफ्फरनगर में सर स्थिति ये रही कि जिस अंतर के साथ में 2017 में कपिल अग्रवाल जीते थे, इस बार सर जीत का अंतर उनका भी कम हो गया, कम रहा जी। हालांकि सर जहां उपचुनाव हुआ सर खतौली में, तो खतौली सर वो चूंकि मदन भैया चुनाव लड़ रहे थे, लोकदल के कोटे में सर ये सीट चली गई थी, ये भी लोकदल की सीट उपचुनाव में गई थी। पहले वहां विक्रम सैनी जीत गए थे, वहां विक्रम सैनी जीत गए थे, लेकिन वो एक मुकदमे से वो डिबार कर दिए गए थे सदस्यता से, तब चुनाव में मदन भैया लड़े थे और विक्रम सैनी जी की पत्नी लड़ी थी। तो मैं सर बुढ़ाने पे जा रहा हूं। मुझे सर इस बार हमें ये उम्मीद थी कि अब बुढ़ाना विधानसभा जब 2019 में डॉक्टर संजीव बालियान लगभग 20-22 हजार वोट के अंतर से हार गए थे, मैंने कहा इस बार कम से कम 40,000 की लीड से डॉक्टर संजीव बालियान जीत जाएंगे। जीतने की वजह ये थी बुढ़ाना में, क्योंकि अब लोकदल और बीजेपी एक हो गई। जो लोकदल का वोटर था, बीजेपी का वोटर जब एक मंच पर आता है, तो फिर वो वोट ऐसे इकट्ठा हुआ कि कम से कम 40,000 से लीड लेंगे। और यही स्थिति से चरथावल में थी, क्योंकि चरथावल में जब सर जो रालोद का वोटर था, जब गठबंधन हुआ, तो हमें उम्मीद थी कि वहां से भी डॉक्टर संजीव बालियान कम से कम 20,000 वोटों से जीत कर आएंगे। लेकिन सर बुढ़ाना में जो सर हार हुई है, इसमें मुझे लगता है कि जो टोटल सर किसान मूवमेंट का, सिसोली सर यहीं पे है, राकेश टिकैत जी हैं, नरेश टिकैत जी हैं, लगातार मूवमेंट रहा। एक दौर सा ऐसा भी आया बीच में कि राकेश टिकैत को प्रशासन ने घेर लिया गया, इनकी बहुत सारी संपत्ति पर सवाल भी खड़े हुए कि भाई राकेश संपत्ति कहां से आ गई। और उसमें उड़ती उड़ती बात ये भी बाहर निकली कि कहीं ना कहीं डॉक्टर संजीव बालियान का प्रेशर है सरकार पे कि इनका मोरल डाउन किया जाए, जहां तक ये पता चला। हालांकि अंदर की बात क्या थी वो तो अलग थी, पर जैसा पता चला उस समय लोकदल के लोग लगातार कहते थे कि डॉक्टर संजीव बालियान इसके पीछे हैं, जो राकेश टिकैत को लगातार परेशान किया जा रहा है। और मुझे लगता है सर जहां राकेश टिकैत है वो तो एकदम गढ़ है सर, लोकदल का भी, किसान मूवमेंट का भी गढ़ है। तो जो लगातार सर मूवमेंट चला 10 साल का, मुझे जहां तक लगता है कि वो जो रालोद का वोटर था लास्ट मोमेंट तक सर उसमें गुस्सा रहा। ये अलग बात है कि जयंत चौधरी आए, उन्होंने वहां रोड शो भी निकाला, बहुत सारे उन्होंने ये भी किया वादा कि भाई ये मेरी प्रतिष्ठा का मामला है और यहाँ डॉक्टर संजीव बालियान को जिताना है। पर मुझे लगता है सर जो 10 साल का गुस्सा था, जो चौधरी अजीत सिंह की हार हुई, हालांकि उसके बाद में उनकी डेथ भी हो गई, जो लोगों का मानसिक रूप से जुड़ाव था चौधरी साहब के प्रति, चौधरी साहब के प्रति जो दिली लगाव था, चौधरी साहब की हार की कसक थी। जी। तो इसीलिए सर मुझे लगता है कि रालोद का बड़ी संख्या में वोटर सर मुजफ्फरनगर में वो डॉक्टर संजीव बालियान को मिल नहीं पाया, क्योंकि गुस्सा था। वही किसान है, वही सर रालोद के वोटर हैं। तो अगर सर वहां सपोर्ट ऐसा मिलता है जैसा सपोर्ट बागपत में मिला, जैसा सपोर्ट सर बिजनौर में मिला, तो मुझे लगता है सर कि डॉक्टर संजीव बालियान बहुत हाईएस्ट मतों से जीत सकते थे। अगर सर हम कैराना की बात करें तो थाना भवन सर लोकदल की सीट है। जब चुनाव हुआ 2022 का, तो लोकदल के कोटे में कैसे लोकदल की सीट है सर वहां। और मुझे लगता है सर बड़ी संख्या में यहाँ किसानों का भी सर बड़ा वजूद है, लोकदल का बड़ा वजूद है। अगर सर बहुत ज्यादा लोकदल सर गठबंधन का साथ देता, तो मुझे लग रहा है सर कि प्रदीप चौधरी भी वहां से जीत सकते थे। वहां भी सर वो जो टीस 10 साल की टीस, सर गुस्सा जो था किसानों में कि भाई 3 कृषि कानून बनाए थे, वो रद्द कर दिए गए, और जो 750 किसान मारे, जो जिनकी मौत हो गई थी, जिन्हें कैराना में तो राजेश जी सैनी, कैराना में तो सैनी और राजपूत भी किसान है, गुजर किसान है कैराना में, उन्होंने भी किया। और कैराना क्षेत्र में हिंदू गुजर उन्होंने भी इकरा खान को सपोर्ट किया है प्रदीप चौधरी के विरोध की वजह से। बिल्कुल। हालांकि सर देखो सिरपाल राणा है, जो भावसी गांव के हैं, सिरपाल राणा, जब जो ठाकुर मूवमेंट चला तो बसपा ने दांव खेला, बसपा ने सिरपाल राणा को टिकट दे दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो ठाकुर वोट है ये बीजेपी का कैडर वोट है। अगर ये कैडर वोट मिलेगा, दलित मिलेंगे, कुछ मुस्लिम मिलेंगे, तो हो सकता है कि
बसपा सीट निकाल ले। लेकिन सर उल्टा हुआ, मुझे लगता है सर वहां भी जो ठाकुर मतदाता, अगर हम सर वो देखें, रिपोर्ट देखें श्रीपाल राणा को, तो श्रीपाल राणा को सबसे कम वोट मिली। जितने भी सर वो पुडीरों के गांव हैं, पुडीरों के गांव में सबसे ज्यादा वोट सर श्रीपाल राणा को कम मिली, और गठबंधन के जो प्रत्याशी है इकरा हसन, उससे ज्यादा वोट मिली। और वहां भी सर जो सर रालोद का वोटर था बड़ी संख्या में, वो भी सर कहीं ना कहीं, अब हो सकता है सर कि मुनव्वर हसन के परिवार से लोकल लेवल पर उनके अच्छे रिश्ते हों, उधर वहां अच्छे रिश्ते हों, इधर सर यहाँ वो 30 लगातार हो जो 10 साल से संघर्ष कर रहे थे। अगर सर मैं सहारनपुर की बात करूं, तो सहारनपुर में भी सर लगभग अमूमन स्थिति ऐसी रही, वहां भी सर जो रालोद का वोटर था उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं इमरान मसूद तरफ गया। जितने हाईएस्ट मतों से इमरान मसूद जीते हैं यही लगता है। हालांकि इमरान मसूद को सर ठाकुर वोट भी गया, वहां जाट वोट भी गया, गुजर वोट भी गया, इसीलिए इमरान मसूद इतने हाईएस्ट मतों से जीते हैं सर। जहां तक सर नगीना की बात है, नगीना को लेकर सर बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि वहां तक बीजेपी का कैडर वोट है। जो ओम कुमार बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो सर 3 बार से विधायक भी हैं, अच्छा चेहरा वो है। और जब सर नगीना में लड़ते हैं, तो अब चूंकि रालोद का गठबंधन था, बीजेपी में माना जाता है कि भाई ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, अब तो जाट वोट भी था, सैनी है, ये तमाम बीजेपी का वोटर है। कुछ दलित वोट सर, चूंकि वो दलित है, ओम कुमार वो भी लाते। लेकिन वहां सर हैरत की बात नहीं, जितने अंतर से जिस तरह चंद्रशेखर जीत का आए, और बसपा को मात्र मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में सबसे कम वोट, अगर पूरे प्रदेश की बात करें, तो मात्र 13,240 वोट मिले सर बसपा कैंडिडेट को वहां। हाँ, सबसे हाईएस्ट। जबकि पिछली बार बसपा के सांसद थे उस सीट पर, गिरीश कुमार, वहां जो गिरीश कुमार वो बसपा के सांसद थे। और सर इस तरह अगर हम उसमें तो राजेश जी एक कारण ये भी रहा है कि चंद्रशेखर की जो पिछले कुछ साल में छवि बनी है जुझारू नेता की, संघर्षशील नेता की, तो दलित में और मुस्लिमों को लगा और बहन जी कमजोर दिखाई दी। इसलिए जो लगता है कि मुस्लिम ने लोकसभा को छोड़कर चंद्रशेखर को वोट किया है, दलित ने भी, पश्चिम और नौजवान दलित तो पहले भी कुछ चुनाव से चंद्रशेखर को पसंद कर रहा था, तो इस बार दलित ने और मुस्लिम ने एक नया लीडर पैदा करने की कोशिश की है चंद्रशेखर को लोकसभा भेजकर। ऐसा लगता है कि वो संघर्ष वाले, और अब जनता उस नेता को पसंद करती है जो उसके सुख दुख में खड़ा होता है, उसके लिए संघर्ष करता है। चंद्रशेखर इस पैरामीटर पर फेल नहीं हुए, सुपरहिट हैं। चंद्रशेखर मेहनत कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, ये कारण भी रहा है मातो। जैसे सर मेरठ लोकसभा है, मेरठ लोकसभा में सर अगर रालोद का गठबंधन, मेरठ लोकसभा में अगर बीजेपी जीती है, हालांकि जीत का अंतर मात्र 10,000 का है, तो इसमें सर कहीं ना कहीं रालोद का असर हुआ है। अगर रालोद का गठबंधन ना होता तो मेरठ सीट भाजपा हार जाती सर। तो अच्छा, जहां मेरठ में रालोद की वजह से लाभ हुआ है। जी 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 जी, मेरठ में लाभ हुआ है। और कौन सी सीट ऐसी है जहां रालोद की वजह से लाभ हुआ है? हालांकि सर गाजियाबाद में सर जब 2019 का रिकॉर्ड देखे तो 5 लाख का अंतर था सर। जो तमाम मूवमेंट चला सर, मूवमेंट हुआ वो सर, उसके बाद भी बहुत ज्यादा मतों से सर उनका अंतर जीत का था बहुत ज्यादा। अगर हम सर नोएडा की बात करें, तो नोएडा में सर जीत का अंतर इतना था 2019 में सर, उसे कवर करना बहुत, एंटी इनकम्बेंसी सर उसे कवर नहीं कर पाई। अगर सर बुलंदशहर की बात करें हम लोग सर, बुलंदशहर अगर बुलंदशहर में, नोएडा में और गाजियाबाद में जैसा विरोध कैंडिडेट्स का था, उसके बावजूद भी महेश शर्मा तो रिकॉर्ड वोटों से 5 लाख से ज्यादा वोटों से 5.5 लाख से जीते हैं, तो उनको तो रालोद का सपोर्ट मिला है। मेरठ में रालोद का सपोर्ट मिला है, बुलंदशहर में रालोद की वजह से लीड बढ़ी है भोला सिंह की। अमरोहा में सर सीट भी मानी जाती है, अलीगढ़ की और अमरोहा की सीट भी मानी जाती है कि रालोद की वजह से एनडीए को मिली है। अमरोहा में सर रालोद का लाभ मिला है, कुंवर सिंह तंवर जीते हैं, नहीं तो वहां दानिश जीत सकते थे। वहां सर असर हुआ है सर रालोद का, रालोद के गठबंधन की वजह से कुंवर सिंह तंवर जीते हैं। और जहां सर बुलंदशहर का मामला है, तो बुलंदशहर में सर चूंकि 2019 में हाईएस्ट लीड थी, और इस बार वहां सतीश गौतम हार सकते थे, लेकिन वहां रालोद का लाभ मिला, वहां सतीश गौतम बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। जहां तक सर मथुरा का मामला है, मथुरा और फतेहपुर सीकरी का मामला है, तो मथुरा में सर चूंकि 5.5 लाख की लीड 2019 में थी, तो वहां सर इतनी एंटी कंडक्शन नहीं थी, उसके बाद भी बहुत वोट मिली। और जहां तक फतेहपुर सीकरी का मामला है, तो वहां भी सर राजकुमार चाहर 2019 में 4 लाख के मतों के अंतर से जीते थे। इस बार हालांकि वहां कड़ा मुकाबला था, इस बार भी सर वहां लाभ हुआ है, वहां कुछ लाभ हुआ है। हालांकि सर जो सर वहां का जाट है, जो जाट वोट है, वहां का रालोद वोट है, उस रालोद वोट में और मुजफ्फरनगर के रालोद वोट में मुजफ्फरनगर बहुत अंतर है सर। जो वहां का अंतर है, वहां के मुजफ्फरनगर के जाटों में और वहां के जाटों में क्या अंतर है? उनमें ये अंतर सर, यहाँ जो सरकार को लेकर जो मूवमेंट चलते हैं, जब किसानों के हितों की बात होती है, तो जितना उग्र सर यहाँ का किसान होता है, इस वाली पट्टी का, जो ये सहारनपुर मेरठ मंडल की पट्टी है,
इतना उग्र वो नहीं होता, हालांकि वो साथ चल पड़ता है। वहां के और यहाँ के मामले में सर उग्रता में अंतर है, वहां सीधापन है और यहाँ सर एकदम उग्र होते हैं जब कुछ मामला होता है। आप बताइए सर, किसानों की जब बात होती है तो किसान सर ठाकुर भी हैं, किसान सर गुजर भी हैं, किसान सर तमाम जातियों, मुस्लिम भी किसान है, ब्राह्मण भी किसान है, त्यागी भी किसान, तमाम किसान है। लेकिन जब किसानों के हितों की बात होती है तो सबसे पहले जो जाट किसान है सबसे पहले ये खड़ा होता है, और ये रालोद का वोटर है। जो संजीव बालियान ने कहा था कि किसान तो जाटी है बाकी तो रियाया है, तो गलत तो कहा नहीं था? नहीं सर, वो असल में देखिए, जो ये बात आप भी स्वीकार करते हैं कि जब कभी किसान हित की बात आती है तो मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर आसपास के किसान, जाट किसान अगवा करके चलते हैं, मेरठ के किसान। लेकिन बाकी किसान भी, लाभ तो सभी किसान को मिलेगा, जो भी लाभ मिलेगा सभी को मिलेगा, गन्ने का भाव बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा। तो अगर संजीव बालियान ने ये कहा था तो वो बहुत ज्यादा तो गलत नहीं कहा शायद। ये वाली बात अगर सर राकेश टिकैत बोलते तो लोगों को बुरा लगता, और ये बात क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने बोली तो इसलिए सर बुरा लगा और बहुत सारे लोगों को। अच्छा, भाजपा के आधार वोटर है बाकी किसान, जो और किसान है वो भाजपा के आधार वोटर थे, उनको लगा कि हमारी पार्टी के में हम बेस वोट है भाजपा के और हमारे बारे में ही संजीव बालियान ये सवाल उठा रहे हैं। जी। तो आपके हिसाब से रालोद के जाने से एनडीए को लाभ हुआ? सर एनडीए को कई सीटों का लाभ हुआ, और जहां गुस्सा था, जहां 10 साल से लगातार वो लड़ाई लड़ रहे थे सरकार के खिलाफ, वहां सर मुझे लगता है कि रालोद बीजेपी के साथ, वो उन्होंने जयंत चौधरी की बात नहीं टाली, उनकी जैसा उन्होंने कहा उनके साथ रोड शो में आए, सारे मूवमेंट में आए, लेकिन अंतर्मन से जो 10 साल की खटास थी वो कहीं ना कहीं चुनाव में सर सामने आई। और जो लोकल फैक्टर थे, जैसे वहां लोकदल के और भाजपा के लोगों में, संजीव बालियान जी की टीम में जो भाजपा के समर्थक थे गांव में और जो लोकदल के समर्थक थे, उनमें सामंजस्य नहीं बन पाया मुजफ्फरनगर, शामली जैसी सीटों पे, इसलिए नुकसान हुआ लोकल फैक्टर से। जी। संजीव जैन जी को केंद्र में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। लोकदल के समर्थकों का कहना है कि मांझी जी को एक सीट पर, एक एमएलए, एक एमपी पर केंद्र में मंत्री बना दिया कैबिनेट का। जयंत चौधरी बड़े दिग्गज नेता हैं, प्रभावशाली पार्टी है। जैन जी के आने का हरियाणा में, राजस्थान में भी भाजपा लाभ लेगी और आने वाले चुनाव में उनका जनसंपर्क भी कराएगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि जयंत चौधरी को कैबिनेट मंत्रालय मिलना चाहिए था, या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ठीक है? देखो सर, जहां तक अगर हम परिवार की पृष्ठभूमि की बात करें तो सर वो चौधरी चरण सिंह के पोत रहे सर जी। उनके पिता चौधरी अजीत सिंह लगातार सर कैबिनेट मंत्री रहे, चाहे सर वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे वीपी सिंह सरकार रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सरकार रही हो। वो सर सबको पता है जब वीपी सिंह की सरकार थी तो उनके पास सर उद्योग मंत्रालय था, और मुझे लगता है कि जितने शुगर मिल पश्चिम यूपी में इस समय है, तो उस समय बड़े पैमाने पर उन्होंने एनओसी देने का काम किया था, सबको लाइसेंस देने का काम किया था। और जब आज अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत है और गन्ना किसान का गन्ना जगह जगह कोल्हू क्रशर पे बर्बाद नहीं हो रहा है और उसे 300 350 के रेट पर मिल रहा है, तो उसका एकमात्र चौधरी अजीत सिंह जी है, जिन्होंने 15 किलोमीटर की सीमा कर दी थी और कई सारी शुगर मिलें लगी, एक जिले में 8-8 9 शुगर मिल लगी। ये निश्चित रूप से चौधरी चरण अजीत सिंह जी इतना बड़ा काम किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए करके गए होते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, उसमें सर कोई शक नहीं है। और सर देखो, जब वो कृषि मंत्री हुए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो कृषि मंत्री रहे, और जब कृषि मंत्री रहे तो कोई सर उनपे कोई टिप्पणी नहीं करी किसी ने, कोई आंच नहीं उठाई, कोई ऐसा मूवमेंट भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने किसानों के खिलाफ कोई कदम भी नहीं उठाया, कोई ऐसा बिल भी नहीं लाए, कोई ऐसा अध्यादेश नहीं लाए जो किसानों के विपरीत जाता हो। और जहां तक सर अगर ले भी आए तो वो सर किसानों से कदम बड़े थे, उनके सामने कई बार अगर महेंद्र सिंह टिकैत भी अगर मूवमेंट चलाते थे, वो सामने आते थे, वो अलग बात है कि दोनों में प्रतिस्पर्धा थी, चौधरी साहब में और टिकैत में तलखी रहती थी। पर लेकिन जब सर आपने दौर देखा होगा, जब बसपा सुप्रीमो मुख्यमंत्री होती थी तो महेंद्र सिंह टिकैत बुलंद जब बिजनौर में जाते हैं तो वो एक टिप्पणी कर देते हैं, उस टिप्पणी को लेकर बवाल होता है, एकदम आदेश होता है कि उन्हें गिरफ्तार करो। और जब टिकैत साहब सिसोली होते हैं तो चौधरी साहब का उसमें बहुत पॉजिटिव रोल रहा, वो सीधे एकदम आके मिले, और जब चौधरी साहब आते थे तो ये तो आप मान लीजिए सर कि कम से कम लाखों लोगों का काफिला एकदम रुख बदल देता था। चौधरी अजीत सिंह जी का आना
जैसे उससे पहले पंकज मलिक, जो हरेंद्र मलिक जी के बेटे हैं, उनका बसपा के राज में एक विवाद हुआ था, एक अधिकारी के उसको उन्होंने पीट दिया था, तो वहां बवाल हुआ था। गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में मीटिंग हुई थी, उसमें चौधरी अजीत सिंह जी आए थे, टिकैत साहब भी थे, तो उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई थी। निश्चित रूप से अजीत सिंह जी का इतना बड़ा कदर, चौधरी चरण सिंह जी को तो कोई भी किसान हो किसी भी जाति का, वो इतने ईमानदार थे, उन्हें देवता मानते रहे हैं और बहुत बड़ी विरासत है। अब इसका देखो ना, मानना था कि चौधरी जैन जी को कैबिनेट मंत्रालय मिलना चाहिए। अब सर मेरा कहना यह है कि मुझे लगता है सर, जैसे जीतनराम मांझी सर एक सांसद उनके आए हैं, और अगर सर मैं एनसीपी की बात करूं अजीत पवार की, तो अजीत पवार के प्रफुल्ल पटेल आए हैं। तो अजीत पवार ने मना कर दिया कि भाई हम शपथ नहीं दिलाएंगे, इसलिए कि प्रफुल्ल पटेल पहले कांग्रेस सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रह चुके, उन्होंने मना कर दिया कि हम शपथ नहीं दिलाएंगे, अलग रहे। और जहां तक सर जीतनराम मांझी का मामला है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी हुआ होगा जीतनराम मांझी, क्योंकि वो बिहार के सर मुख्यमंत्री रह चुके, मुख्यमंत्री यार बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री का जो कद है, मुख्यमंत्री के बाद राज्य मंत्री नहीं बनाया जा सकता था, और जैन जी पहली बार मंत्री बने हैं, पहली बार मंत्री बने सर, क्योंकि अभी उम्र कम है। अभी सर उम्र भी कम है, बहुत लंबी राजनीति है, उम्र भी कम है। हालांकि अगर ये थोड़ा सा त्याग करते, ये अगर ये कह सकते थे कि भाई मैं राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मुझे नहीं है, मैं अपने सांसद का नाम दे रहा हूं, चाहे चंद्र सिंह चौहान होते, चाहे राजकुमार सांगवान होते, मैं इन्हें बना रहा हूं, तो मुझे लग रहा है उनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहा होगा कि जो उनके मन में कुछ सोच होगी कि सरकार में आने के बाद में मैं युवाओं के लिए ये कर सकता हूँ, किसानों के लिए ये कर सकता हूँ, व्यापारियों के लिए ये कर सकता हूँ, बेरोजगारों के लिए कुछ कर सकता हूँ, हो सके जो उनके अंदर सोच हो, तो उन्होंने मन बनाया कि कोई बात नहीं, अभी उम्र कम है, और उम्र कम के हिसाब से जहां तक भागीदारी का मामला है, तो अभी 2 सांसद है, उन्हें लगता है कि अगर वो सत्ता में होंगे, मंत्री पद का होंगे, तो जो रालोद का स्वरूप खोया है 10 साल में, जो इधर वोटर टूट के जो कैडर वोट भाजपा में शामिल हुआ है, वो प्रयास करेंगे कि उनकी जो 10 साल में ताकत हुई है उसे वापस लाया जा सके, उन्हें मन बनाया होगा। और चूंकि वो संतुष्ट है इस बात पे, तो इसलिए बहुत ज्यादा सब सवाल उठाना भी ठीक इसलिए नहीं है। 2027 में ये राजेश जी गठबंधन क्या लगता रहेगा तो क्या भविष्य रहेगा इस गठबंधन का, आरएलडी का और भाजपा का? एनडीए में रहेंगे, क्योंकि अब सरकार है तो रहेंगे, लगता तो यही है सर। जब कई बार एनालिसिस होता है तो पास्ट, मतलब जब हम सर कई बार एनालिसिस करते हैं तो भूतकाल और पास्ट, इन दोनों को देख के हम सर भविष्य का एनालिसिस करते हैं। मैं सर कुछ नहीं कहूंगा अपने मुंह से, बस एक एग्जाम्पल दूंगा। जब सर 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 71 सीटें भाजपा जीत जाती है, 2 सीटें सर अनुप्रिया पटेल की होती है, तो 73 सीटें सर एनडीए के पास होती है। जब सर 2019 का चुनाव होता है 5 साल में, तो 5 साल में चूंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती, मोदी जी का जलवा लगातार बरकरार होता है। इस बीच में 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में चली जाती है। टोटल सर जो कानून व्यवस्था का मामला है, कानून व्यवस्था में वो जिस तरह का निर्णय लेते हैं, जो अपराध को वो समाप्त करने का प्रयास करते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी कोई नहीं थी। लेकिन सर आप देखिए कि 2014 से लेकर 2019 के बीच में 5 साल में साइलेंट रूप से जो एंटी इनकम्बेंसी थी, वो सर 9 सीट खा जाती है, 9 लोकसभा सीटें सर 2019 में कम हो जाती है। और जब सर 2019 से 2024 का दौर आता है, तो इस बीच में सर एंटी इनकम्बेंसी इतना घर बनाती है, तो आप देखिए सर वो 35 का आंकड़ा पार करने में असमर्थ भाजपा हो जाती है। तो मुझे सर ये लग रहा है 2027 में, क्योंकि सारा खेल सर परसेप्शन का है इस बार, क्योंकि लंबे समय से सर सत्ता में नहीं थे रालोद को लग रहा था कि लगातार जो मेरा वोटर है वो बीजेपी में शिफ्ट होता जा रहा है, और यही वजह थी कि 2014 और 2019 में जो परंपरागत सीट रही लोकदल की, वहां भी बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया था। तो कहीं ना कहीं सर अब मैं अगर मैं सर विधानसभा की बात करूं, तो आप देखिए सर जब 2017 में चुनाव होता है और बीजेपी की बम्पर लहर होती है सर, बहुत बड़ी लहर, मोदी जी जैसे प्रचारक होते हैं, अमित शाह जैसे चाणक्य होते हैं, और पूरा बिलोते हैं सर, पैसा भी भरपूर खर्च करते हैं। तो 2017 में सर उत्तर प्रदेश में 325 सीट से एनडीए ले आता है, और जैसे ही सर 2017 से 2022 आता है, तो बहुत ज्यादा कोई विरोध नहीं होता सर। लोग चर्चा करते हैं कि कानून व्यवस्था जैसी योगी जी ने कायम की है, ऐसी कभी कायम नहीं हुई। हालांकि वो अलग बात है कि एक दौर मायावती जी का भी आया, एक दौर कल्याण सिंह जी का भी आया, कि जिन्होंने कल्याण सिंह जी के समय में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, मायावती जी के समय बहुत अच्छा था। सोशल मीडिया नहीं थी तो इसलिए ज्यादा प्रचारित नहीं किया गया। लेकिन सर जिस तरह चर्चा की गई योगी जी को लेकर, उनकी ईमानदारी को लेकर, उनके कार्य प्रणाली को लेकर, को लेकर,
हाँ, लेकिन सर आप देखिए सर 2017 में जहां उत्तर प्रदेश में एनडीए 325 सीट लाती है, वही सर 2022 में वो 275 में सिमट जाती है। मतलब 50 सीटों का डेंट लग जाता है सर 5 साल में। और इस समय सर जो हाल है, मैं तो सर ये कह सकता हूं, मैं भी, क्योंकि आप लगातार एनालिसिस करते हैं, मैं तो आपको सुनता हूं सर, आपका बहुत लंबा समय हो गया, आप जो बोलते हैं अमूमन वो सही होता है, आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया होता है, मैं लगातार आपको देखता हूं सर। और जहां तक बुलेटिन का मामला, लगभग पिछले 15-20 साल से आपका पाठक भी रहा हूं, पढ़ाऊं सर, पढ़ाऊं जो आप लिखते हैं मैं पढ़ता हूं सर लगातार। आप देखिए सर इस समय बीजेपी की जो स्थिति है संगठन की, जो स्थिति सर 2003 में बीजेपी की संगठन की थी, उस समय टूट हो गई थी बीच में, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने जिद कर दी थी, संगठन दो तरफ चला गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन सर संगठन में दो दरार होती है, दो गुटों में बढ़ जाता है संगठन। और सर 2003 में जब संगठन बटा, तो 2004 में सर सैनिक इंडिया की आवाज आती है, एक पूरा प्रचार किया जाता है, भयंकर पैसा खर्च होता है, सब लोग सोचते हैं कि भाई सैनिक इंडिया के नाम पे बीजेपी दोबारा आएगी। लेकिन सर जब जब सर मतदान होता है, एग्जिट पोल बताते हैं कि भाई सैनिक इंडिया के नाम पे बीजेपी दोबारा आ रही है, लेकिन सर जब मतगणना लग जाता है तो बीजेपी पिछड़ जाती है और कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो मुझे लग रहा है सर इस समय जो बीजेपी का संगठन है, जो संगठन सर बीजेपी का 2017 में था, मुझे लगता है सर आज वो बीजेपी का संगठन नहीं है। बीजेपी के संगठन में जो टोटल सर मुझे लगता है कि अब सेंट्रलाइज वो हो गया, अब 2-3 लोग निर्णय लेते हैं, वही प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, वही क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। तो जो सर टीम है, मुझे लगता है सर, क्योंकि हमसे तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, अपनी मन की बात बताते हैं, वो मीडिया के सामने नहीं बोलते कैमरे पे, लेकिन सर लोगों में कहीं ना कहीं हताहत है। और मुझे लगता है सर विधायक हो, पार्टी के पदाधिकारी हो, सामान्य कार्यकर्ता निश्चित रूप से इस समय उपेक्षित महसूस करते हैं और भ्रष्टाचार की भी शिकायत करते हैं, स्वीकार करते हैं कि भय मुक्त भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हो गया है। ये बात तो निश्चित रूप से सभी भाजपा के कार्यकर्ता मानते हैं, और जिसका भाजपा को इस चुनाव में तो नुकसान हुआ ही है, यदि अभी में ना जागे तो निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव में बड़े नुकसान की आशंका भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगी। मुझे लग रहा है सर जिस तरह सर ओम प्रकाश राजभर है, तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे घोसी जी हार जाते हैं, अभी सर एकाएक उनका सुर बदल रहे हैं, वो योगी जी मोदी जी को हार का दोषी बताने लगे। बिल्कुल। और सर देखो संजय निषाद जी हैं, वो बीजेपी के घटक दल में है, एनडीए के, वो भी सर कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका बेटा भी हार गया संत कबीर नगर से, वो भी प्रवीण निषाद, उन्हें भी सर कहीं ना कहीं टीस है। उन्होंने भी ये बयान दिया कि भाई जो हमारा वोट है वो शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जब हमारा कोई चुनाव लड़ता है तो बीजेपी का जो वोटर है वो शिफ्ट नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं सर अनुप्रिया पटेल बहुत हताहत है, वो इस बार एक सीट उनकी चली गई, और मिर्जापुर से वो सर मात्र 35,000 के अंतर से जीती है। तो मुझे लगता है सर चंद्रशेखर की सर जो विचारधारा है वो कभी सर एनडीए में जा नहीं सकते, मेल नहीं खा सकती। और जिस तरह सर नगीना का जो चुनाव का रिजल्ट आया है, उसने कहीं ना कहीं चंद्रशेखर और आजाद समाज पार्टी का सर मोरल बढ़ाया है। मुझे लगता है सर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आने वाले दौर में कहीं ना कहीं बसपा को तो वोट डेंट लगाएंगे और बड़ी संख्या में परसेंटेज वोटों में लेंगे। और मुझे लगता है जो इंडिया गठबंधन है, ये सर जिस तरह निर्णय लिया है कि राहुल गांधी वायनाड में इस्तीफा देंगे और अखिलेश यादव भी करहल से इस्तीफा देके चुनाव लड़ेंगे, उनका भी ये घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है और 2027 के लिए उन्हें काम करना है। तो सर 43 सांसद हैं इनके, और एक सांसद चंद्रशेखर भी हैं, 44 सांसद हैं मिला के, क्योंकि उनकी विचारधारा मेल खाती है। मुझे लगता है सर 2027 के आसपास अगर ये लगेगा जयंत चौधरी को कि वहां उत्तर प्रदेश में कुछ अलग हो सकता है, तो मुझे लग सकता है सर वो इस बात से बुरे ही नहीं करेंगे अगर लगता है, क्योंकि इस समय वो मंत्री बन गए वो अलग बात है, एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये जरूर होगा कि अगर वो पाला ना बदलते तो हो सकता है कि 5 से 7 सीट इस बार लोकसभा की उनके पास आ सकती थी। तो मुझे लगता है 2000 जो आने वाला सर 27 का चुनाव है वो चुनौती है सर भाजपा के लिए। जिस तरह सर, जैसे मैंने सर उसका बताया आपको लोकसभा का कि 14 में अलग अंतर आया, 19 में अलग अंतर आया, 24 में एकदम बहुत अंतर आ गया। ऐसी सर 17 में विधानसभा में अलग बात थी, 22 में सर अलग आया। और मुझे लगता है सर अगर ये लोग मूवमेंट चलाएंगे और जिस तरह सर भ्रष्टाचार है, हालांकि जो कहता है उसके खिलाफ कहीं ना कार्रवाई हो जाती है, ये तो सर सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि जिस तरह का जो प्रशासनिक लाभी जिस तरह का सर दोहन कर रही है और जिस तरह सर गुमराह कर रही है पूरी सर भाजपा को, भाजपा के नेताओं को लगातार बहस करने के बाद भी कहीं ना कहीं लोगों में टीस है। तो मुझे लगता है सर कि अगर यही हाल रहा और भाजपा का संगठन एकाग्र ना हुआ तो 2027 में बड़ा नुकसान सर बीजेपी को उठाना पड़ सकता है।
बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही राजेश जी, और आपने कहा कि घटक दल चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो या जैन जी भी हो, ये सब भी 2027 में पलटी मार सकते हैं। इनके स्वर तो दो तीन के तो अभी से लगने लगे हैं खराब है। इस वीडियो में इतनी ही चर्चा को, लेकिन आपकी चर्चा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप को यदि सुन रहा होगा तो निश्चित रूप से उनकी चिंता बढ़ा रही होगी। जो बात उनके मन की है, जो भाजपा के कार्यकर्ता के मन की बात है, और ये बात भी सही है कि आज अफसरशाही इतनी बेलगाम बेईमान हो गई है कि जो उनकी शिकायत करता है उसी की पिटाई करते हैं। आज मुजफ्फरनगर में एमडीए में ऐसा ही हुआ। अगले वीडियो में उसमें चर्चा करेंगे। इस वीडियो में राजेश जी इतना ही, आपने अपने बेशकीमती समय में समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ये थे राजेश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए इन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है, बताया है कि 2027 में चुनाव परिणाम कुछ और भी हो सकता है। घटक भाजपा को छोड़कर इंडिया में भी जा सकते हैं, एनडीए को छोड़कर इंडिया में भी जा सकते हैं। जाएंगे नहीं जाएंगे ये कल की राजनीति पर निर्भर है, पर यह बात तो सच है कि आज भाजपा के राज में पिछले 7 साल से 8 साल से प्रदेश में राज है, 10 साल से केंद्र में राज है। भाजपा के कोई आम कार्यकर्ता जिसने भाजपा को भाजपा बनाने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, वो निश्चित रूप से उपेक्षित है और अपने हक हकूक के लिए भी वो जलील हो रहा है। उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अफसरशाही बेलगाम में भ्रष्टाचार की सीमाएं पार हैं। शायद योगी जी तक ये बात नहीं पहुंच रही होंगी और पहुंच रही हैं, और वो फिर भी मौन साधे बैठे हैं। तो ये राम जाने कारण क्या है। इस वीडियो में इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगली वीडियो में एक और मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आपसे अनुरोध है कि रॉयल बटन को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।